हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 8.4 विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो इससे पहले जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी उसमें हमने देख लिया था कि किस तरह से वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही थी एंड हॉट जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ रहती है। सो अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड दी पोल्स। सो जो इक्वेटर होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अर्थ है और उसकी जो एकदम सेंटर से अगर आप लाइन देखें तो दैट इज़ इक्वेटर। ठीक है, एकदम जो मिड में जो लाइन आपको दिखती है दैट इज़ इक्वेटर। दिस इज़ इक्वेटर। अब पोलर रीजन्स क्या होते हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे। तो ये पोलर रीजन हो गए, तो इन्हीं को पोल कह देते हैं हम। तो अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अपर वन इज़ नॉर्थ पोल एंड जो नीचे की तरफ है वो होता है साउथ पोल। और जो इन पोल के पास के जो रीजन्स होते हैं या वो जो रीजन्स जो हम इनको नाम बोलते हैं उन्हें बोल देते हैं पोलर रीजन्स। तो बच्चों यहाँ पर अनइवन हीटिंग हो रही है। पोलर रीजन्स में हमें पता है कि थोड़ी सी मतलब यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी होती है। सो ये एक कारण है अनइवन हीटिंग का। नाउ यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। जो रीजन्स इक्वेटर के पास होते हैं उनको ज़्यादा हीट मिलती है सन से। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म। ऑफकोर्स वहाँ की जो एयर है बहुत जल्दी वार्म भी हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? द वार्म एयर राइजेस। और हम ये भी जानते हैं कि जो वार्म एयर है वो राइज़ कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। इसीलिए तो जब पानी गर्म होता है तो उसकी जो भाप होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। सो एयर जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है एंड द कूलर एयर फ्रॉम दी region in the 0 to 30 degree latitude belt on the either side of the equator moves in. These winds blow from the north and the south towards the equator. ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या बोला इन्होंने। देखो, जैसे अभी हमने देख ही लिया कि इक्वेटर क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे। सपोज दिस इज़ योर अर्थ एंड जो सेंटर में लाइन है, ठीक है, इसको आप इस लाइन को आप इक्वेटर बोल रहे हैं। तो दिस लाइन इज इक्वेटर। ओके, अब इससे इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे तो एक और जो लाइन होगी उसे लैटिट्यूड बोल रहे हैं। तो लेटी हुई लाइनों को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में ऐसे जो लेटी हुई लाइन होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो 30 डिग्री एंगल पे जो लाइन बन रही होगी ऊपर और नीचे, वो वाला जो डिग्री 0 से 30 डिग्री, मतलब ये 0 हो गया, 0 से 30 डिग्री इधर और 0 से 30 डिग्री नीचे। इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं। तो 0 से 30 डिग्री ऊपर की तरफ यानी कहाँ, नॉर्थ की तरफ, और 0 इक्वेटर से यानी 0 से 30 डिग्री नीचे साउथ की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से विंड ब्लो करेगी। अब यही बोल रहा है ना, देखो, आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। तो विंड्स जो है इन रीजन से इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट करती है। क्यों आ रही है, फिर से समझो। इक्वेटर रीजन की जो यहाँ वाली जो हवा थी वो बहुत गर्म हो गई, और जब वो गर्म हो गई तो वो ऊपर उड़ गई, चली गई वो ऊपर आसमान में, स्काई में। ठीक है, अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना, लो प्रेशर एट इक्वेटर, लो प्रेशर एट इक्वेटर, क्योंकि वहाँ की जो विंड है या जो एयर है वो गर्म होके जल्दी से गर्म हो जाती है इक्वेटर पे, और वो ऊपर चली गई। अब जब वो ऊपर चली गई तो ऑफकोर्स जो उसके नियर बाय रीजन्स हैं वहीं से तो एयर आएगी। तो नियर बाय रीजन मतलब 30 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड से और 30 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड से विंड जो है इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट हो गई। तो ये जो लाइन है वो यही एक्सप्लेन कर रही है। एट द पोल्स, अब पोल्स पे देखें तो एयर इज़ कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। जो पोल्स होते हैं वहाँ पे एयर ज़्यादा ठंडी होती है, जितनी 60 डिग्री पर है उससे ज़्यादा ठंडी होगी। अब 60 डिग्री का जो लैटिट्यूड होगा उससे भी ज़्यादा ठंडी एयर है पोल्स पे। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज इनटू इट to take its place. In this way, wind circulation is set up from poles to the warmer latitude as shown in figure
8.8। अब देखो बच्चों यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, इफ़ आई एम सेइंग दिस इज इक्वेटर, ठीक है, ये वाला हमने इक्वेटर मान लिया, ये वाली जो सेंटर की लाइन दिख रही है हमें ये वाली, तो बच्चों ये होता है 0 डिग्री पर, ठीक है। अब ये 30 डिग्री आपने मान लिया, इससे ऊपर सपोज़ यहाँ पे 30 डिग्री एक और मैं बना दूँ, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया लैटिट्यूड। ऐसे ही यहाँ पे नीचे 30 एंड 60। तो बच्चों इक्वेटर की जो लाइन है यानी ये वाली 0 डिग्री वाली, यहाँ के जो एयर है वो बहुत जल्दी गर्म हो गई और वो चली गई ऊपर, राइज कर गई। अब जो उसके नेक्स्ट जो रीजन है वो कोल्ड है उसके कंपैरिजन में, तो वहाँ से एयर फटाफट से किधर आएगी, इक्वेटर की तरफ, ऐसे नीचे से एयर की तरफ आएगी, इधर इक्वेटर की तरफ आएगी। अब 60 डिग्री का जो लैटिट्यूड है और जो पोलर रीजन है उसको कंपैरिजन करें अगर हम, ठीक है, तो पोलर रीजन ज़्यादा ठंडा हो गया है कंपैरेटिवली 60 डिग्री के। तो अब बच्चों ये जो है 60 डिग्री की जो लैटिट्यूड पे जो एयर होगी वो जल्दी से गर्म हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और जो पोलर रीजन की जो एयर है वो कहाँ आएगी, पोलर रीजन से कोल्ड एयर 60 डिग्री की तरफ आना स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि पोलर रीजन से विंड कंटिन्यूसली इक्वेटर की तरफ बढ़ती आती है, ठीक है, और उसी फ्लो को हम बोल देते हैं कि विंड जो है पोलर से कहाँ फ्लो कर रही है, इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रही है। देखो, rises up and the cold wind from the polar region rushes into it to take its place in this way। तो यहाँ पे देखो विंड सर्कुलेशन इज सेटअप फ्रॉम पोल्स, कहाँ से आ रही है, पोल से आ रही है वार्मर लैटिट्यूड्स की तरफ। अब वार्मर लैटिट्यूड्स कौन से है, पोलर तो देखो सबसे ज़्यादा ठंडा है, तो उससे नीचे जितने भी लैटिट्यूड है 60, 30, 0, तो हवा इधर की तरफ आएगी, ठीक है ना। और अगर हम नीचे से बात करें तो पोलर नीचे वाला ज़्यादा ठंडा हो गया, तो अब वो ऊपर की तरफ आएगी। तो दोनों का क्या है, साउथ पोल तो ऊपर की तरफ एयर को फेंक रहा है, यहाँ पे इस ग्लोब, इस अर्थ को देखें तो, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है वहाँ से हवा किधर की तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है। तो फाइनली हमने देख लिया कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कुछ रीजन्स जो है हॉट है, कुछ रीजन्स जो है कोल्ड है, और हॉट एंड कोल्ड रीजन्स की वजह से ही क्या बिल्डअप हो रहा है, विंड क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो अनइवन हीटिंग ही तो कहेंगे इसको, कि हमारी अर्थ एक जैसी हीट नहीं हो रही है। पोलर रीजन्स तो बहुत ठंडे हैं, लेकिन जो इक्वेटर है वो बहुत गर्म है, तो जो गर्म एरिया है वो जल्दी से वहाँ पे हॉट एयर क्रिएट हो जाएगी, और हॉट एयर या वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो साइड वाले जो रीजन्स हैं, साइड वाले रीजन्स कौन से हैं, जो पोलर रीजन्स हो जाएंगे ऑफकोर्स अल्टीमेटली अगर हम देखें तो, ठीक है। तो वहाँ से एयर इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पहेली इज आस्किंग वाई, आई वंडर वाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब वो कह रही है कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एकदम सीधी सीधी क्यों नहीं आ रही है। देखो थोड़ा सा ये टेढ़ी, ये इस तरीके से जाती हुई नज़र आ रही है, ये इस तरीके से जाती हुई साइड में नज़र आ रही है, तो ये सीधी एकदम एरो ऐसे क्यों नहीं दिख रही है, तो सीधा एरो क्यों नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो विंड देखो कैसे ब्लो कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हुई दिख रही है और साउथ से नॉर्थ की तरफ। अ चेंज इन डायरेक्शन, अब वो एकदम सीधी क्यों नहीं दिख रही है आपको, कि नॉर्थ से या साउथ से ऊपर की तरफ आ जाए, नॉर्थ की तरफ ऐसे सीधे, और एकदम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ जाए ऐसे, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, तो ये एकदम सीधे एरो क्यों नहीं दिख रहा है। अ चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब आप ये भी याद रखेंगे कि जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, थोड़ी सी टिल्टेड पोजीशन है उसकी, ठीक है ना, अर्थ एकदम ऐसे ऐसे गोल नहीं है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसे है। तो उस और वो खुद आपस में भी घूम रही है, मतलब अपनी खुद रोटेशन लगा रही है, वो चक्कर जो लगाती है एक, उस रोटेशन की वजह से भी यहाँ पे क्या है, ये विंड के जो डायरेक्शन है वो एकदम सीधी ना होके वो थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे ये जो पिंक वाले एरोज़ हैं इसको ध्यान से देखो, तो वो एकदम स्ट्रेट क्यों नहीं नज़र आ रहे हमें। ये वाले जो एरो है वो ऐसे क्यों नहीं आते हुए दिख रहे एकदम स्ट्रेट, और ये वाले ऊपर ऐसे स्ट्रेट क्यों नहीं जाते हुए दिख रहे, बट ये थोड़े से देखो इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट इज़ ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ दूसरा कारण क्या है, देखो विंड ब्लो होने का, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर।
तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लैंड एंड वाटर की अनइवन हीटिंग होती है जिसकी वजह से सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज हमने पढ़ा था। तो यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4, हीट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इन समर, अब गर्मियों में अगर हम देखें तो नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर, ठीक है, देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। सो द एयर अबव द ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस. This causes the wind to flow from the ocean towards the land. These are monsoon winds. अब देखो बच्चों, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सपोज़ आपका एक रीजन हो गया, ये सी रीजन हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, आप समझ लो दिस इज सी। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लैंड एरिया अज्यूम करवा रही हूँ। दिस इज़ लैंड एरिया जहाँ पे आपके छोटे कुछ घर भी बने हुए हैं कुछ, ठीक है, ये कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सपोज इमेजिन कर लो। तो ऐसे ऐसे आपके घर भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दिस इज लैंड एंड दिस इज सी रीजन। ओके, नाउ हो क्या रहा है कि जो लैंड एरिया होता है, ये जो लैंड है, हीट फास्टर और ठंडा भी पहले ही हो जाएगा। ये जल्दी से गर्म हो जाता है, हीट फास्ट होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? चलो, जब हीट फास्ट कर गया, ये हीट इसमें जल्दी हो रही है, हीटिंग जल्दी हो रही है, तो इसकी जो एयर है वो फटाफट से ऊपर चली जाएगी, हॉट एयर ऊपर चली जाएगी। उस हॉट एयर के ऊपर जाने की वजह से आपने पढ़ा ही था क्या हो रहा था कि जो ठंडी हवा है सी से वो किधर की तरफ आएगी। पहले तो जब ये एयर ऊपर चली गई, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एयर ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब एयर कम हो गई ना। तो बच्चों फटाफट से क्या होगा कि यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हाई प्रेशर किधर है, अब सी की तरफ हाई प्रेशर है एयर में, तो हवा जो है फटाफट से हाई से लो प्रेशर की तरफ आना स्टार्ट होगी। ऐसे समझ गए? तो ये हाई प्रेशर यहाँ अज्यूम कर लो अब आप, क्योंकि वो इतनी जल्दी गर्म ही नहीं हो रहा, सी वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं हो रहा जितनी जल्दी लैंड गर्म हो गई, लैंड हीट हो गई। तो लैंड जल्दी से हीट हो गई, उसकी एयर जो है वार्म एयर ऊपर चली गई। देखो यहाँ पे वार्म एयर ऊपर चली गई, वार्म एयर ऊपर जाने की वजह से नीचे जो है लैंड पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सी वाटर का हाई प्रेशर, सी वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर से एयर किधर की तरफ आ रही है, लो प्रेशर की तरफ आ रही है। तो अब जो ये हवा चल रही है इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है, सी ब्रीज। और ये कब हो रहा है, समर्स में हो रहा है, गर्मियों के टाइम में, ठीक है। तो इसको सी ब्रीज को ही हम फिलहाल अभी क्या नाम दे रहे हैं, मॉनसून, ठीक है, मॉनसून ब्रीज। तो आप यहाँ बुक में देखेंगे मॉनसून ब्रीज का इसको या मॉनसून विंड्स का नाम दिया है जो समर में हो रही है, ठीक है। तो ओशियन से जब लैंड की तरफ आ रही है। सो द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, मौसम से वर्ड निकाला गया विच मीन्स सीजन, ठीक है, मौसम का मतलब सीजन। इन विंटर्स में अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। आई वॉन्ट टू नो वट दीज विंड्स डू फॉर अस, हमारे लिए क्या करती हैं। द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, ठीक है। नाउ द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। तो देखो जो समुद्र से आ रही है हवा, जो ओशियन से आ रही है, ऑफकोर्स उसी के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो क्या लेकर आती है, रेनफॉल, ठीक है, रेन होगी, क्योंकि ये जब यहाँ से आ रही होगी तो उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। वाटर कंटेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा यहाँ पे। और हाई से लो प्रेशर की तरफ जब आ रही होगी तो ऑफकोर्स वाटर भी लेकर वो आ रही हैं। तो जिस वजह से लैंड पर, अब यहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे बारिश भी हो सकती है, तो इसीलिए इनको मॉनसून विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है, मॉनसून में जो रेनफॉल आप देखते हैं। अब देखो इसका जो अपोजिट वाला बताया कि कोल्ड अगर रीजन है, कोल्ड वाले एरिया में कैसे होगा। तो सपोज़ ये कोल्ड रीजन बता दिया मैंने नीचे, तो अगेन वही आप सी अज्यूम कर लें यहाँ पे, दिस इज सी,
एंड जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ लैंड, ये लैंड हो गया। अब देखो जब सर्दियाँ हो गई तो क्या होगा, ये जल्दी से ठंडी हो जाती है, कूल फास्टर। आप याद कर लो एक चीज़, लैंड बहुत जल्दी फास्ट हीट होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होगी। तो बहुत जल्दी ठंडी हो गई तो यहाँ पे तो ठंडी हवा ही है, चलो। लेकिन जो सी वाटर है, अब जो सी है उसके ऊपर जो विंड है वो अभी एकदम से ठंडी नहीं हुई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि विंटर्स के केस में, विंटर के केस में जो सी है उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है ये टाइम लेती है ठंडी होने में, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे कि यहाँ की एयर कैसी हो गई, वार्म एयर है कंपैरेटिवली टू दी लैंड, ठीक है। वार्म एयर, कूल, कूल स्लोअर, तो ये कम ठंडी है, तो कम ठंडी हो रही है तो इस वजह से वार्म एयर है ये। तो वार्म एयर होने की वजह से ये कहाँ में हमें मिलेंगी, ऊपर की तरफ, ये ऊपर चली जाएंगी देखो एटमॉस्फेयर में। अब जब ये वार्म एयर ऊपर रहेगी और कूल, यहाँ तो प्रेशर देखो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया ना, जब वो यहाँ पे लैंड में ठंडी हवा ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी, ठीक है ना। कूल फास्टर तो मतलब यहाँ पे नीचे ही है सारी हवा, कहाँ पर है, यहाँ नीचे। गर्म होगी तब तो ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ पे वार्म एयर देखो ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। अब हाई प्रेशर यहाँ हो गया, अब बच्चों यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जो हवा जिस साइड पर ज़्यादा गर्म है वो फटाफट से ऊपर जाएगी और लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। अब लो प्रेशर क्रिएट होने से ही अब फटाफट से देखो, आप देख सकते हो कि ये रिवर्स हो गया डायरेक्शन। अब हवा कहाँ से चल रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है। तो लैंड से सी की तरफ जा रही है तो इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लैंड ब्रीज हो गया, ठीक है। तो ये भी बच्चों एक कारण है विंड का। तो जो सर्दियों में जो हवा चलती है वो सूखी हवा चलती है क्योंकि वो लैंड से आ रही होती है, ठीक है, उसमें वाटर नहीं होता, वाटर कंटेंट कम है, ओके। सो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये बच्चों प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है, देख लो ध्यान से। यहाँ पे लो प्रेशर ऑफ एयर, यहाँ पे हाई प्रेशर ऑफ एयर, एयर की ही बात हो रही है हर जगह, ठीक है ना। तो ये अनइवन हीटिंग की वजह से ही तो हो रहा है, देखो अनइवन हीटिंग ही है कि ये जो देखो समुद्र का पानी अभी देर से ठंडा होगा, ये जल्दी ठंडी हो गई लैंड, तो अनइवन हीटिंग हो गई दोनों जगह। ये ज़्यादा गर्म दिख रही है अभी यहाँ पे सी, लैंड जो है जल्दी ठंडा हो गया, तो अनइवन हीटिंग। तो ये एक कारण हो जाता है विंड का, ठीक है बच्चों। सो क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। अब देखो मानसून विंड्स के बारे में बता रहे हैं जो हमने इससे पहले वाली पढ़ी है। जो मानसून विंड्स होती हैं वाटर और रेन क्रिएट करती हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स। जो हमारे फार्मर्स हैं वो रेन पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर हार्वेस्ट, जो वो सीड लगाते हैं और जो क्रॉप्स होती हैं उनको, उनके जितना भी पानी इरिगेशन वगैरह जो करना है वो रेन पर डिपेंड करते हैं ज़्यादातर। तो देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स भी हैं देखो बच्चों एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग, हेयर इज़ वन फॉर यू। तो देखो अब कुछ सॉन्ग भी हैं। रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मॉनसून्स हियर, dark and floating clouds then pour raindrops everywhere, clouds make lightning flash overhead and irrigate fields with rain, clouds make earth its fragrance spread when wet with drops of rain rising from ocean west, clouds fill up with rain to ocean back at last to mingle with ocean again, ठीक है। तो ये कुछ एक सॉन्ग दिखाए हैं ऐसे ही डिफरेंट जगह पे अपने अपने फोक सॉन्ग्स होते हैं जो वो इन्जॉय करते हैं जब बारिश होती है। तो बारिश को देख के बहुत लोग खुश होते हैं क्योंकि उनको पानी जब मिलता है तो उनकी जो खेती बाड़ी है, जो क्रॉप्स है, उसमें भी पानी जाता है तो वो दे फील वेरी हैप्पी। अब देखो यहाँ पे अनइवन हीटिंग दिखाई है, ये जुलाई का दिखाया है, मतलब ये समर आप मान लीजिए। अब डायरेक्शन देखेंगे, समर में हमें पता है कैसे होती है, कहाँ से आती है, सी से आ रही है, तो यानी मॉनसून विंड चल रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे सी ब्रीज चलती है, यानी हम उन्हें क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड, मॉनसून विंड। और अगर इस वाले केस में देखिए जनवरी में, तो ये विंटर का केस है। आप देखो तो अब ये हमारा इंडिया का आउटलाइन आपको दिया हुआ है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इंडिया है, देखो
ऐसे ये जो बनाया हुआ है ये पूरा इंडिया दिख रहा है, ठीक है। ऐसे आप इमेजिन कर लो, दिस इज़ इंडिया। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। तो देखो सी से आ रही है मॉनसून विंड, तो देखो डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, तो इधर सी तो है आपका, है ना। ये देखिए ऐसे आ रही है ना हवा, तो जब ये ऐसे आ रही है सी की तरफ से आ रही है तो बहुत सारी बारिश होगी, इधर बारिश होगी, हर जगह बारिश होती है, इधर मॉनसून आ जाता है इंडिया में। अब देखो विंटर के केस में क्या हो रहा है, देखो विंटर के केस में हवा कैसे चल रही है, इधर लैंड एरिया से आ रही है, ठीक है। ये पूरा सारा ऊपर लैंड है, हमारे इधर ऊपर सारा लैंड है ना, देखो ये लैंड से आ रही है, तो ये हो गई हमारी विंटर ब्रिज। तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेट विंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, कोल्डर लैंड से आ रही है, देखो लैंड से आ रही है ना, नॉर्थ वेस्ट याद रखेंगे, नॉर्थ ही होता है, साउथ ही होता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन से आ रही है। दीज कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर, बहुत कम वाटर होता है, हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर, बहुत थोड़ी बारिश होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स, राजस्थान में अगर हम देखें मॉनसून विंड्स जो बन रही है यहाँ पे फ्रॉम साउथ वेस्ट, कहाँ से आ रही है, ये साउथ वेस्ट से आ रही है, देखो साउथ की तरफ से ज़्यादा आती हुई दिख रही है हमें, नीचे की तरफ से जा रही है ऊपर, ये देखो डायरेक्शन इन समर। सो दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर, तो ये बहुत सारा वाटर लेकर आती है, जिसकी वजह से है ओशियन फ्रॉम द इंडियन ओशियन, कहाँ से लेकर आ रही हैं ये वाटर, इंडियन ओशियन में से। ऑफकोर्स ओशियन से तो आई रही होंगी ना, सी ब्रिज अभी तो कह रहे हैं, तो जब वो इंडियन ओशियन से आ रही है तो बहुत सारा पानी भी लेकर आ रही है। और मैंने आपको बताया था ये सारी रिपोर्ट्स, वेदर रिपोर्ट्स, ये सब कौन कलेक्ट करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उन्होंने ये रिपोर्ट जनरेट करी है। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, हर जगह अगर हम देखें तो रेन बहुत अच्छी नहीं होती हैं, अभी जैसे यहाँ पे देखकर लोग खुश हो रहे हैं, गाने गा रहे हैं, लेकिन हमेशा रेन जो है बहुत अच्छी नहीं रही है। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, अब वो क्या है, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस द कॉज एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम विद द टीचर एंड पेरेंट्स। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life. तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमेशा से रेन का अच्छा रूप नहीं देखा गया है, मतलब कहीं कहीं पे वो बहुत अच्छी फ्रूटफुल तरीके से रोल प्ले करती है, बट कहीं पर वो डिज़ास्टर और थ्रेट क्रिएट कर रही है ह्यूमंस के लिए और सारे एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए भी। तो ऐसी कौन सी दो कंडीशन है जिसमें हमें रेन का डिज़ास्टरस रूप देखने को मिलता है, डिज़ास्टरस फॉर्म में देखने को मिलता है, तो दैट इज़ थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जिसके बारे में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। साइक्लोन्स मैंने आपको बताया था उड़ीसा में आया था। सो थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन ये दो कंडीशन है जहाँ पे हमें रेन का, बारिश का बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर फॉर्म देखने को मिलता है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरियाज़ लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। थंडरस्टॉर्म जो है कहाँ पे क्रिएट होते हैं, देखो ये थंडरस्टॉर्म होता क्या है, जब बारिश भी होती है, बिजली भी, लाइटनिंग भी होती है, ठीक है, बहुत तेज़ हवा भी चलती है, तब ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ हो, जब वो सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, जब बादल जब लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ बादलों की जब आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है, तो उससे बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये सारी चीज़ें एक साथ जब होती हैं उसे हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। अब ये कहाँ पे होता है, ध्यान से आप नोट कर लीजिए, हॉट, गर्म, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरिया, जैसे कि इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो इंडिया हॉट में भी आता है, ह्यूमिड भी है, ह्यूमिडिटी भी होती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ये कवर हो रहा है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ज़्यादा तेज़, जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ हवा चली जाएगी। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। मैंने आपको बताया ना, कभी भी जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर क्या करेगा, विंड को भी हीट कर देगा, तो हॉट एयर क्रिएट होगी। अब जैसे ही हॉट एयर क्रिएट हो गई तो बहुत सारी हॉट एयर हो गई, तो वो एकदम से ऊपर चली जाएगी, है ना, एकदम से ऊपर चली जाएगी। हमेशा आपको याद रखना है, हॉट एयर हमेशा ऊपर राइज कर जाती है। जब वो ऊपर राइज कर रही होगी तो अपने साथ साथ वो वाटर को भी ले जाएगी। इज इट क्लियर? तो वाटर ड्रॉपलेट्स को भी वो ले जाएगी ऊपर की तरफ, वेयर दे फ्रीज, वहाँ पे वो फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे,
एंड फॉल डाउन अगेन। आपको पता ही है ऊपर जब पानी चला जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर चले जाएंगे तो फिर वो ड्रॉप्स क्या बन जाएंगे, जम जाएंगे, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड्स में बन जाएंगे। क्लाउड्स बनने के बाद फिर वो बहुत सारा जब पानी गया है तो अब वो बहुत सारी बारिश भी करेगा, ठीक है। तो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें देखो पानी भी फॉल कर रहा है और ऊपर हवा भी जा रही है, मतलब एक साथ हो रहा है, ऊपर हवा गई फिर वो नीचे गिर रहा है पानी, ठीक है। लाइटनिंग भी क्रिएट हो रही है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म। तो इसी को हम थंडरस्टॉर्म का नाम दे देते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। लाइटनिंग हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप देखो जब स्टॉर्म वगैरह चल रहे हो इज़ अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ आइसोलेटेड ट्री। किसी भी पेड़ वेड़ के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना है। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। हमें छोटे पौधों के पास बैठ जाना है, जाके छुप जाना है अगर हम बाहर हैं तो। डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे लाई नहीं करना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड। क्यों मेटेलिक एंड का क्या रोल हो गया? क्योंकि देखो जब लाइटनिंग है ना वो तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करेगी, है ना। बादलों में से जो लाइट हमें जो दिखती है तो वो जब गिरती है, बिजली जब गिरती है तो वो मेटल की चीज़ों पे या जो बड़े टॉल ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर गिरती है जाके, ठीक है ना। तो उन चीज़ों से हमें बचना है। तो मेटल की चीज़ें अगर हमारे आसपास है तो उससे दूर हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर लाइटनिंग है तो उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क आ सकता है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो। विंडो के पास बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि कभी कभी जब लाइट गिरती है तो विंडो के जो ग्लास वगैरह वो टूट जाते हैं, तो वो जब टूटेंगे तो वो उछल के या हमारे भी लग सकता है अगर हम उसके नियर बाय बैठे हैं तो हमें इंजरी हो सकती है, इसलिए हम उसके पास ना बैठें। ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। जो ओपन चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। ऐसी सब जगह पे जहाँ पे मेटल की चीज़ें हैं वहाँ पे हम ना रुकें। कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर हम बाहर हैं और लाइटनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, थंडरस्टॉर्म क्रिएट हो गया है, तो कार के अंदर ही रहें और बस के अंदर ही रहें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ यू आर इन अ वाटर, अगर हम पानी के अंदर हैं तो फटाफट से बाहर आए और किसी बिल्डिंग में, आसपास की बिल्डिंग में चले जाए। क्यों? क्योंकि वाटर हमें पता है इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब वो साइक्लोन बनता कैसे है? साइक्लोन क्या होता है? देखो ये आप देख पा रहे हैं, एक तो थंडरस्टॉर्म है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस, अब वो जो घूम घूम के गोल गोल जो क्रिएट हो जाता है दैट बिकम्स साइक्लोन, ठीक है। तो वो कैसे बनता है? You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state। हमें ये भी पता है कि जो लिक्विड स्टेट है, अगर उसको लिक्विड स्टेट को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना है, ठीक है, वाटर वेपर इज़ अ गैसियस स्टेट, तो वाटर वेपर में अगर उसको कन्वर्ट होना है तो इट विल रिक्वायर हीट, उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलो, डज द वाटर गिव, जैसे कि आपने देखा ही है जब आप पानी को बॉईल करते हैं, तो वाटर को बॉईल किया तब जाके वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ना। स्टीम तो तभी बनती है, तो वाटर वेपर कह लो या स्टीम कह लो, वो तो तभी बनती है ना जब हम उसे हीट करेंगे। बिना हीटिंग के तो होगा नहीं, तो बॉइलिंग करने के लिए भी हीटिंग चाहिए। तो वही बात है कि वाटर को हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है, अगर यानी लिक्विड को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसने वही चीज़ बताई है यहाँ पे। तो डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड? येस ऑफ कोर्स। अब वो कह रहा है कि अगर ये रिवर्स प्रोसेस हुआ कि वाटर वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वाटर वेपर जो यहाँ पे प्रेजेंट है स्टीम, वो फिर से वाटर बना रहे हैं, फिर से वाटर बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये हीट रिलीज़ करेगा। यहाँ पे इसने हीट को यूज़ किया है, ठीक है, एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पे वो हीट को रिलीज़ करेगा। एक्स्ट्रा हीट ली थी ना क्योंकि उसने पहले, तो वाटर वेपर जब फिर से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कंडेंसेशन जब प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, कंडेंसेशन जब प्रोसेस हो रहा होगा, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हीट वो रिलीज़ करेगा, वाटर वेपर हीट रिलीज़ करेगा। तो कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोज दिस? तो ऑफकोर्स हमने बॉइलिंग में देखा ही है। पेंगे तो हमारा कितना होगा ये किलोमीटर, ये करीबन है हमारा 10 से 30 किलोमीटर का इसका डायमीटर हो सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कितना बड़ा वाइड साइक्लोन है,
और कितना छोटा साइक्लोन है, तो 10 से 30 किलोमीटर हो सकता है ये, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पे है, 10 से 15 किलोमीटर। तो देखो ये जो हाइट अगर हम नापे इसकी ज़मीन से, ये वाली जो हाइट है ये कितनी दिखा रखी है आपको, 15 किलोमीटर यहाँ पे बोली हुई है, ओके। और इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, स्ट्रीम फ्लो, और हवा भी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो ऐसे चल रहा है, वो इधर इधर जा रहा है। तो आप देखना इसका वीडियो साइक्लोन का कैसे वो मूव करते हैं। Now before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. Cloud formation से पहले water क्या करता है, water takes up heat from the atmosphere. देखो cloud formation जब हो रहे हैं, cloud formation से भी पहले पानी ने of course heat ली होगी एक्स्ट्रा, तभी तो वो water vapor में convert करेगा, ये तो मैंने आपको अभी बताया। When water vapor changes back to liquid, फिर से वो जब लिक्विड बनते हैं, क्योंकि रेन करनी है तो लिक्विड तो बनना पड़ेगा ना वाटर वेपर को फिर से, तो रेन ड्रॉप्स जब वो बनाएंगे तो दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चली गई वो हीट, द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। अब जो उसके आसपास की एयर है वो गर्म हो जाएगी, जहाँ पे उस रेन ड्रॉप जब बन रहा है, जब इतनी सारी रेन ड्रॉप जब बन रही है तो वो हीट रिलीज़ कर रही है, और वो हीट रिलीज़ होके उसके आसपास के एरिया की हवा को गर्म कर देंगी। तो एयर जब गर्म हो गई तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर जो है कम हो जाएगा। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, जिस वजह से जब प्रेशर कम हो गया तो जो स्टॉर्म है, मतलब जो साइक्लोन कैसे क्रिएट हो रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा एयर आना स्टार्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि एयर ऊपर की तरफ तो चली गई हॉट एयर होके। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन। तो आप हमेशा ये याद रखें कि कभी भी जब साइक्लोन बन रहे हैं तो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो गया है, उसी वजह से तो फटाफट से एयर आ रही है उसके पास, फटाफट से एयर उसके पास आ रही है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो गया क्योंकि। और लो प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स जब फॉर्म हो रही हैं वहाँ पे, तो वो हीट रिलीज़ कर रही है, और वो हीट जब रिलीज़ कर रही है तो वहाँ की एयर गर्म हो गई, और गर्म होकर एयर ऊपर जा रही है फटाफट, तो एयर ऊपर चलेगी तो जो विंड है अब उस जगह पे आना स्टार्ट हो गई बहुत फास्टली। तो लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो वो घूमना स्टार्ट कर लेती हैं विंड्स। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल्ड साइक्लोन, इसी को साइक्लोन कहा जाता है। अब इनको कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि विंड स्पीड, विंड की स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब डिपेंड करेगा, बताएगा कि साइक्लोन किस टाइप का होगा। कुछ साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होते हैं, कुछ थोड़े से हल्के फुल्के से होते हैं, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सब किस पर डिपेंड करेगा, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखो एक इमेज दिखाई हुई है, द इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन। अब ये जो पॉइंट है ये दिस इज़ आई होते हैं, इसमें जो देखो ऐसे गोल गोल हवा घूमती है ऐसे, तो वो क्यों क्रिएट हो रही है ऐसे गोल गोल बहुत तेज़ी से हवा, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है यहाँ पे। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेन भी तो है साथ के साथ, ठीक है। तो जो रेन ड्रॉप्स जब बन रहे हैं तो हीट वो रिलीज़ कर रहे हैं, वहाँ की एयर को ऊपर पहुँचा दे रहे हैं गर्म हवा को, तो वहाँ पे एयर नहीं है, तो साइड से एयर फटाफट से आ रही है हाई स्पीड में, तो इसीलिए वो साइक्लोन का रूप ले लेती है। राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। अब यहाँ पे देखो ये फ़ोटो दिखाई है, राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन, पानी के अंदर दिखाया गया। देखो जब पानी के अंदर, जब ओशियन या सी के अंदर जब साइक्लोन आता है तो वो पानी को भी ऊपर घुमा के राइज कर देती है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, तो डिस्ट्रक्टिव होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे अगर हम देखें तो कैन बी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। जो लहरें होती हैं, जो शोर, जो किनारे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ पानी जो है मूव करने लग जाता है, पुश करता है वाटर को। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। जब आ रहा होता है साइक्लोन तो उसका इंडिकेशन है ये। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम, कि पर्सन उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो भी उस पानी के साथ बह जाएगा, इतनी स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स आती हैं। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स द वाटर सरफेस इन द सेंटर। तो जो लो प्रेशर है आई के अंदर,
पानी को क्या करेगा, ऑफकोर्स अपनी तरफ खींच लेगा। द राइजिंग वाटर मे बी हाई एज 3 to 12 मीटर। अब 3 से 12 मीटर तक पानी को उछाल मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है? अगेन देखो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है तो कोई चीज़ तो आएगी ना इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो पहले तो हवा आ रही थी, अब यहाँ पे पानी के अंदर है तो पानी आ जाएगा। तो पानी जब आएगा तो वो कितना उछाल ले जाएगा, कितनी हाइट तक जा सकता है? 3 से 12 मीटर तक, क्योंकि वो लो प्रेशर तो पूरा क्रिएट हो रहा है ना। देखो पूरा यहाँ तक ये पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। तो अब इसको फिल करने के लिए कुछ तो आएगा ना यहाँ पे, तो एयर आ जाएगी अगर हवा में है, अगर वाटर में है तो वाटर आ जाएगा। तो इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के पानी जो है शोर की तरफ आना स्टार्ट करता है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरिया, चला जाता है, कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ। और इसी से हम कह सकते हैं फ्लड वाली कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, सॉइल सारी बह जाती है, फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है वहाँ की, जिस भी एरिया में ऐसी सिचुएशन बनती हैं। तो कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल भी होती है, मे फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस ख़राब हो जाते हैं, टेलीफोन्स, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं सब कुछ, ट्री, ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ऑल दीज हैपन ड्यू टू दी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन। तो ये भी हमने देख लिया कैसे कॉज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। It is called hurricane. It is called hurricane. It is called hurricane in the American continent. In Philippines and Japan, it is called typhoon. तो इसके अलग अलग नाम है, कहीं पे हरिकन बोला जाता है, कहीं पे जो ज़्यादातर जो है हरिकन बोला जाता है, और टाइफून बोला जाता है फिलीपींस एंड जापान में। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे हरिकेन क्रिएट हो रहा है, ये साइक्लोन, इधर देखो ये सब सारी डायरेक्शंस इनकी दिखाई गई हैं, टाइफून, अलग अलग नाम से। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टॉर्नेडो। अब देखो टॉर्नेडो क्या है, इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, हमारी कंट्री में तो नहीं आता। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अ वायलेंट tornado can travel at speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जो वायलेंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो रूप कहेंगे, जो बहुत वायलेंट, जो बहुत ज़्यादा हैवी टॉर्नेडोज़ होते हैं, उनकी स्पीड इतनी भी हो जाती है 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन। साइक्लोन के अंदर टॉर्नेडो क्रिएट हो सकते हैं। अब साइक्लोन और टॉर्नेडो में क्या डिफरेंस है? देखो ये तो आसमान से कनेक्ट हो जाते हैं, या देख रहे हैं आप, ऊपर क्लाउड है और नीचे एक ये ऐसे फनल जैसा बन गया, तो ऐसे आसमान में और ऐसे कुछ लाइन सी आपको नज़र आ रही है फनल जैसी, देखो ध्यान से। तो इसको टॉर्नेडो बोलते हैं हम, ये टॉर्नेडोज़ होते हैं। और साइक्लोन क्या होते हैं? सिर्फ वो नीचे नीचे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नीचे ही घूम रहे हैं, वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बस वो आसमान से कनेक्ट नहीं हो रहे, बस हवा गोल गोल करके घूम रही है। ठीक है ना? तो ये होता है डिफरेंस। एक तो द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वर्नेबल टू साइक्लोन। साइक्लोन्स तो आते हैं पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, आप याद रखेंगे। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वर्नेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। तो जो वेस्ट कोस्ट है उसमें कम आते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो असम और ये वाले जो एरिया है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। तो ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा आता है, वेस्ट कोस्ट में कम आते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे हमें मेजर्स बताए हुए हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो से कैसे बचें? द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज मीटर। छोटे हो सकते हैं, मीटर जितना डायमीटर हो सकता है। सो टॉर्नेडो का जो साइज़ है इट कैन बी एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज किलोमीटर और इवन वाइडर, इससे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। जो फनल है, द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स डस्ट, तो उसमें डस्ट जाती है, डेब्रीज, सब कूड़ा वगैरह नीचे ज़मीन पे जो भी है सब उड़ उड़ के आसमान में जाना स्टार्ट करता है। एवरीथिंग नियर इट एट द बेस ड्यू टू द लो प्रेशर की वजह से, एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप। तो वो ऊपर जाता रहता है, जैसे ऐसे फनल बना हुआ है तो सब कुछ ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा और यहाँ ऊपर से फिर वो बाहर ऐसे गिरेगा जाके, ठीक है, दूर दूर तक। तो हेयर आर फ्यू अकाउंट ऑफ द सर्वाइवर ऑफ टॉर्नेडोज। डिस्कवरी चैनल यंग डिस्कवरी सीरीज़ में दिखाया है। जैसे आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इन साइड, बट एज सुन एज आई रीच फ्रॉम द डोर नॉब द हाउस
took off into the sky. I was not hurt at all. After the storm, we had to clean the debris from the wheat field. We picked up splintered boards and tree branches, as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows. अब देखो जो टॉर्नेडो से बचते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया में तो बहुत रेयर है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है आ जाए टॉर्नेडोज। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर के नीचे मेटल के या ऐसे चैम्बर बना लेते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा किसी मूवी में, कभी ऐसे टॉर्नेडोज आते हैं तो वो नीचे ऐसे एक, जैसे इनका घर है ऊपर, तो ऐसे नीचे की तरफ चैम्बर होता है, वो नीचे खोल के उसमें चले जाते हैं, उसमें रहते हैं जब तक सिचुएशन बाहर ठीक नहीं हो जाती। उसमें विंडोज़ वगैरह भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर विंडोज़ होगी तो हवा बाहर से आ जाएगी और फिर वो डिस्टर्ब कर देगी एरिया को। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। टेबल के नीचे छुप जाओ, वर्क बेंच वेयर डेब्रीज कैन नॉट रीच। डेब्रीज का मतलब है, देखो टॉर्नेडो क्या है कि उसने बहुत कुछ ऐसे नीचे ऐसे करके डस्ट कुछ भी जो आ रहा है उसको सक करते जा रहा है ऊपर, और फिर वो ऊपर से ऐसे फेंक रहा है। ठीक है, टॉर्नेडो जब घूम के आ रहा है, साइक्लोन और टॉर्नेडो एक साथ जब क्रिएट हो गए तो वो जब घूम के आगे मूव कर रहा है तो ये चीज़ें गिर रही हैं, तो वो हो सकती है कुछ हैवी चीज़ हो, कोई मेटल की चीज़ हो, लग जाए, तो इसलिए हमें फटाफट से छुपना होता है। तो वन हैज़ टू गो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड। हेड को बचा लो, क्योंकि हेड में इंजरी हो जाती है तो फिर हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो हेड को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेड को प्रोटेक्ट कर लो नीज़ के अंडर, एंड नेक यूजिंग आर्म्स, और गर्दन को भी बचाओ आर्म्स के बीच में, जैसे कि ये बच्चा जो बैठा हुआ है। तो ये कुछ सेफ्टी हो गई जिसमें हम टॉर्नेडो से बच सकते हैं। नाउ इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स में साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, ये पहले से ही हमें मिल जानी चाहिए कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। अब आजकल देख भी रहे हो कि कभी मैप्स पे आ जाता है कि 2 दिन हैवी रेनफॉल रहेगा, थंडरस्टॉर्म रहेगा, तो आपने देखा होगा, तो वो सब भी वार्निंग आ जाती हैं। तो हम उसी तरीके से प्लान करें अपनी जर्नी को, कभी पता ही नहीं है और हम निकल गए और फिर रास्ते में हम परेशान हो गए। तो इसीलिए हमें हमेशा वेदर रिपोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। गवर्नमेंट की साइड से भी इनिशिएटिव होने चाहिए कि कंस्ट्रक्शन हो ऐसे शेल्टर्स का जहाँ पे हम साइक्लोन से बच सकें। साइक्लोन प्रोन एरिया जहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट किए जाने चाहिए कि सेफ़ प्लेस क्रिएट करें लोगों के लिए, और फास्ट मूवमेंट करें। जब साइक्लोन आ रहा है तो फटाफट से लोगों को निकाल के सेफ़ प्लेस पे पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो भी फास्टली होनी चाहिए। अब ठीक है, और क्या है देखो इसमें, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इग्नोर नहीं करें वो वार्निंग्स जो दिखाई जा रही है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स द्वारा। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, जैसे कि असेंशियल हाउस होल्ड गुड्स जो हैं, डोमेस्टिक एनिमल, व्हीकल, इनका अरेंजमेंट ठीक से करें ताकि हम सेफ़ प्लेस पे आराम से जा सकें। अपना सामान ज़रूरी फटाफट से रखें अपने पास पैक करके, अगर हमें लग रहा है कि हम साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ से ना जाए, क्योंकि फ्लड भी क्रिएट हो सकता है। देखो ऐसी सिचुएशन में तो रोड भी डैमेज हो सकते हैं, तो जहाँ पे नियर बाय पानी है ऐसे रास्तों से ना जाएं, क्योंकि फ्लड फटाफट से रोड पे भी आ जाता है, सो डिस्टर्ब करेगा। तो कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर, इनके नंबर हमारे पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस क्या है, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर साइक्लोन हिट एरिया में हम रहते हैं तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। वो पानी हमें नहीं पीना है जहाँ पे जस्ट साइक्लोन आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी गंदा हो सकता है, ठीक है, उसमें क्या कोई कंटामिनेशन हो गया। तो हमेशा हमें अपना साफ़ ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए इमरजेंसीज़ के लिए। हमें कोई भी वेट स्विचेस या कोई भी पावर लाइन जो गिरी हुई है, तार वगैरह, उसको नहीं छूना है। डू नॉट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन, बाहर हमें ऐसे ही नहीं निकल जाना है कि चलो हम देख कर आते हैं क्या हो रहा है। नो, इन दिस सिचुएशन फन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द प्रिकॉशंस एंड आवर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें वो चीज़ भी देखनी है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। कभी होता है ना कि फोर्स या आर्मी प्रोवाइड कर रही होती है खाना और ये सब, तो हमें उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करना है कि हमें ये भी ला के दो, वो भी ला के दो। तो ये बैड थिंग्स होती हैं, क्योंकि दे आर समहाउ मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग अस, तो हमें वी मस्ट cooperate with them. So cooperate and help your neighbors and friends. So these are the right etiquettes when we are in danger. Okay.
एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, तो देखो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पोर्ट्स एंड फिशरमैनशिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। तो सिंपल आपने ये देख लिया, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे हमें सारी प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया है। अब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी देख लेते हैं कैसे वो हेल्प करते हैं। तो दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an upcoming ongoing cyclone. पहले क्या होता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कब आ रहा है साइक्लोन, ठीक है, कब उन्हें निकलना है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता था इवैक्यूएट या निकलने का वहाँ से। लेकिन जो आज का दिन है, आप जो देखें हम, द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रेडार्स। A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance. तो साइक्लोन अलर्ट और वॉचेस आती हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे साइक्लोन आ रहा है। साइक्लोन वार्निंग्स हमें मिल जाती हैं 24 घंटे के अंदर ही हमें मिल जाती है, पहले ही मिल जाती हैं। इवन जैसे कल आना है या परसों आना है तो हमें पहले ही पता लग जाएगा उस वॉचेस में, गैजेट्स के थ्रू। तो द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियरेस्ट द कोस्ट। तो वो फटाफट से हमें इमरजेंसी सिग्नल्स देते रहते हैं, ठीक है, हमें वार्निंग्स आती रहेंगी। तो ऐसे में हमें जल्दी से, अगर हम ऐसे एरिया में है जहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तो हमें वहाँ से जल्दी माइग्रेट कर जाना चाहिए। सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर। तो बहुत सारी नेशनल, मतलब अपने नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ ऐसी, बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आपस में तालमेल मिला के काम करती हैं ताकि ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट होती है साइक्लोन रिलेटेड, उससे वो निपट सकें, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर। और यहाँ पे देखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना है किस तरीके से साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म क्रिएट होती है। रीड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Okay, so I hope you have understood this chapter. Okay, thank you बच्चों।